हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑडियो क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिफोर वी प्रोसीड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो टू द प्रीवियस क्लास 10 और इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट नेचुरल फेनोमेना। तो लाइट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which is propagated as a electromagnetic wave from one medium to another medium. Without light we cannot see any objects or any reflection apart from that. तो हम लोग रे ऑफ लाइट के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द पाथ ऑफ लाइट रे टर्म्ड एज रे ऑफ लाइट। तो लाइट का रास्ता कैसा होता है? स्ट्रेट। और बीम ऑफ लाइट किसको कहते हैं? मान लेते हैं कि हम लोग एक टॉर्च का स्विच ऑन किए तो इसमें से जो लाइट रे निकलेगा वो सारे के सारे पैरेलल होंगे और ग्रुप में होंगे। तो अ बंडल ऑफ लाइट रे ओरिजिनेट फ्रॉम एनी सोर्स इज टर्म्ड एज बीम ऑफ लाइट। तो हम लोग अब पढ़ेंगे मिरर। तो मिरर इन जनरल किसको कहते हैं? मिरर एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है, जिसमें हम लोग अगर एक तरफ पॉलिश कर देते हैं और एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है तो वो प्लेन मिरर का काम करता है। तो मिरर जनरल दो तरह का होता है। एक हो गया प्लेन मिरर जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, और दूसरा हो गया स्फेरिकल मिरर। और ये स्फेरिकल मिरर भी दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। तो प्लेन मिरर हम कैसे मिरर को कहेंगे? प्लेन मिरर हम वैसे मिरर को कहेंगे जिसका एक तरफ रिफ्लेक्टिंग हो एंड अदर साइड इज पॉलिश्ड। और स्फेरिकल मिरर हम कैसे मिरर कहेंगे? अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर whose inner or outer part has been polished or silvered. Spherical mirror are basically divided into two mirrors. One is concave and other one is convex mirror. There is some difference between concave and convex. In concave mirror, the reflecting surface inward and the polish is from outward. While in convex mirror, the reflecting surface is from outward and polished surface is inward. तो ये हमारा एक बेसिक डेफिनेशन हो गया जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग ये जानते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मान लेते हैं कि हम लोग एक प्लेन सरफेस को ड्रॉ किया, एक स्मूथ सरफेस होगी और हम किसी सोर्स से लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट कराते हैं। तो ये लाइट जैसे इंसिडेंट करेगा इस पॉइंट पर तो ये इसी मीडियम में वापस चला जाएगा। जो रे हमारा इस सरफेस पर पड़ रहा है, the ray is termed as incident ray, और ये रे को हम लोग क्या नाम से जानेंगे? रिफ्लेक्टेड। और इन दोनों रे के बीच में ये हो गया हमारा नॉर्मल। तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एन इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम मीडियम and it falls from any surface, then it goes back to the same medium. This phenomenon is known as reflection of light. या फिर कह सकते हैं the bouncing back of light into the same medium. This process is known as reflection of light. अब हम लोग आते हैं इसके लॉस पर। तो पहला लॉ जो है वो ये बतलाता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। तो इसको लिखेंगे द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगा एंगल उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ क्या होगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है?
अब हम लोग पढ़ेंगे रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन रेफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग को दो मीडियम का जरूरत पड़ेगा। वन इज रेयर मीडियम एंड अदर इज डेंसर मीडियम। जहां पर लाइट मैक्सिमम ट्रैवल करता हो या इजीली ट्रैवल करता हो उसको हम लोग रेयर मीडियम कहेंगे, और जहां पर लाइट लेस ट्रैवल करता है या डिफिकल्टी से ट्रैवल करता है उसको हम डेंसर मीडियम कहेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या हम लोग पढ़ेंगे? When light comes from rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal. ये हमारा फिर से इंसिडेंट रे, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमेजिनरी लाइन से हम नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? When incident ray comes from rarer medium to denser medium, then it bends towards the normal. This phenomenon is known as refraction of light. इसका भी फर्स्ट लॉ सेम है। The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incident all lie on the same plane. और इसका सेकंड वाला लॉ क्या है? Mu equals sin I by sin R। मतलब कि एंगल ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि किसी भी सरफेस पर अगर लाइट पड़ता है तो वहां क्या क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं कि किसी भी सरफेस पर अगर लाइट इंसिडेंट करता है तो वहां पर तीन चीज हो सकता है। सबसे पहला रिफ्लेक्शन होगा, या उसी पॉइंट पर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। जैसे कि किसी रफ सरफेस पर हम अगर एक टॉर्च जलाते तो वो लाइट जाएगा और वो वहीं पर एक गोल स्फेरिकल सरफेस में दिखाई देगा, एब्जॉर्ब कर लिए। और या तो अलग मीडियम है तो वो रिफ्रैक्ट करेगा। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि किसी भी सरफेस पर जब भी कोई लाइट का रे इंसिडेंट करता है तो वहाँ तीन चीज होता है, रिफ्लेक्शन, सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन, absorption and other one is refraction. There is some difference between reflection and refraction. ठीक है, तो अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये जानेंगे कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आए तो हम लोग इसको रिफ्रैक्शन कहें। अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तब तक इसको नोट डाउन करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का ये एक ग्लास स्लैब है, और जैसा कि हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ रहे थे कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आता है तो इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है? ये हमारा हो गया रेयर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। तो ये डेंसर मीडियम के बाद फिर से क्या हो गया? रेयर मीडियम। तो एक चीज हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आता है इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, व्हाइल व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में आ रहा है इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और जब लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा
रेफ्रैक्टेड रे है, और ये जो हमारा रे है इसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। और ये हम लोग अभी जब पढ़ेंगे डेरिवेशन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, उसमें ये रे का डिस्कशन करेंगे। ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू बराबर C/V। ये C यहाँ पर है लाइट का स्पीड वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, चाहे वो वाटर हो, एयर हो या कोई भी दूसरा मीडियम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे मिरर फार्मूला और दूसरा पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। तो सबसे पहला आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में हम लोग कुछ टर्म्स को पहले समझ लेते हैं, फिर आते हैं मिरर फार्मूला पर। तो इन जनरल हम लोग अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर, और ये स्फेरिकल मिरर का ये जो सेंटर है इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इससे जो एक सीधा लाइन जा रहा है, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और जिस पॉइंट पर इसको कट किया इस पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं, और जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट करता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। ये पोल से फोकस का जो दूरी है, इस दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर F जो होगा वो फोकल लेंथ होगा, ठीक है। U जो होगा वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, और V जो होगा वो इमेज डिस्टेंस होगा। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। तो क्वेश्चन जनरली हमेशा दो चीज दिया हुआ रहेगा, या तो ऑब्जेक्ट या फिर इमेज का डिस्टेंस, तो उसमें फोकल लेंथ निकालने के लिए देगा। मतलब इन तीनों में कोई दो वैल्यूज दिए रहेंगे और एक निकालना रहेगा। तो एक चीज और यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि मिरर चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में हम लोग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो दोनों के कंसीडर करेंगे नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए नेगेटिव रखेंगे और कन्वेक्स के लिए हम लोग पॉजिटिव रखेंगे। अब आते हैं इमेज पर। अगर V का वैल्यू नेगेटिव आता है तो इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोग उसका नेचर को वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और इरेक्ट में हमेशा जो साइज है वो मैग्नीफाइड लिखेंगे या फिर इनलार्ज लिखेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से। मैग्निफिकेशन M इक्वल H'/H या फिर -V/U लिख सकते हैं। ये H जो है वो हाइट है ऑब्जेक्ट का, और H' जो है वो हाइट है इमेज का, ठीक है। इसको तब तक नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम लोग मिरर के बाद पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। बस एक सिंबल का डिफरेंस यहाँ पर आ गया। मिरर में हम लोग पढ़े थे 1/V प्लस 1/U इक्वल्स 1/F। लेंस में पढ़ेंगे 1/V माइनस 1/U इक्वल्स 1/F। बाकी सारा चीज सेम है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज और F फोकल लेंथ।
यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन में कनकेव हो या कन्वेक्स हो, जब भी न्यूमेरिकल है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों में नेगेटिव मानना है। फोकल लेंथ कॉन्केव में नेगेटिव बट कॉन्वेक्स में पॉजिटिव। यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर v का वैल्यू नेगेटिव आया तो हम लोग मिरर में मानते थे रियल इन्वर्टेड, यहाँ पर मान लेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर v का वैल्यू पॉजिटिव आया वहां मानते थे वर्चुअल इरेक्ट, यहाँ हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर भी लेंस दो तरह का बनेगा, एक कॉन्केव और दूसरा कॉन्वेक्स। तो ये कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनता है? तो जब भी दो स्फेरिकल मिरर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। और जब भी दो स्फेरिकल मिरर एक दूसरे को टेंजेंशियली टच करते हैं तो ये बनता है कॉन्केव लेंस। इन दोनों में भी अंतर है। एक बना कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा का नाम कॉन्केव लेंस। इन दोनों में क्या अंतर है? इट इज थिकर एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस। इसका जस्ट अपोजिट, इट इज थिनर एट द सेंटर बट थिकर एट द एजेस। तो लेंस फॉर्मूला अब हमारा हो गया। ठीक है। तो अब हम लोग लेंस फॉर्मूला के बाद आते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में हम लोग को क्या पढ़ना है? जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पर्सन है जो दूर बैठा हुआ और उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ चीज उसको दिख नहीं रहा। इट मीन्स कि उसको कुछ डिफेक्ट है। तो जब भी किसी को दूर का चीज नहीं दिखाई दे रहा है एक सर्टेन डिस्टेंस से, तो उस डिफेक्ट को हम लोग मायोपिया कहते हैं। और मान लेते हैं कि अगर कोई बच्चा सामने बैठा फिर भी उसको नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया। और अगर कोई पर्सन को ऐसा डिफेक्ट हो कि उसको ना दूर बैठने पर दिखाई दे रहा है ना सामने बैठने पर दिखाई दे रहा है, इट मीन्स उस डिफेक्ट को क्या कहेंगे? प्रेसबायोपिया। तो दूर का जब नहीं दिख रहा है तो हम लोग वहाँ पर लेंस का यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारा आई को टेस्ट करते हैं, जिससे हम लोग पावर को डिटरमाइन करते हैं। तो ये पावर ऑफ लेंस का एक मेजर रोल है कि पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? सबसे पहला डायोप्टर। और ये डिपेंड किस पर करता है? तो फोकल लेंथ पर। ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस को हम डिफाइन करेंगे P इक्वल्स 1/f और फोकल लेंथ मीटर में रहना चाहिए और इसका यूनिट हो गया डायोप्टर। हम लोग ये जो आई डिफेक्ट है उसके लिए एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग जितना मेजर टॉपिक्स है जिसको हम लोग कवर अप पहले कर लेते हैं। और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हुआ तो P इक्वल 100/f। यही डेरिवेशन पूछा जाएगा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस इन कॉन्टेक्ट पर। शॉर्ट टर्म में हम लोग इसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है। पावर ऑफ लेंस के बाद हम लोग ये तीन डेरिवेशन को करेंगे पहले। तो इन तीनों डेरिवेशन का हम लोग पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, इसको हम लोग विजिट करके देख सकते हैं। इसका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आया था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स μ2 माइनस μ1/r। यहाँ पर μ1 और μ2 दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक है रेयर मीडियम के लिए और दूसरा है डेंसर मीडियम के लिए। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v इमेज डिस्टेंस, और r है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का जस्ट हाफ होता है। फिर है लेंस मेकर फॉर्मूला, इस पर भी हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 1/f इक्वल्स μ2 माइनस μ1/μ1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस में दो तरफ से
ये जुड़ रहा है, इसका मतलब कि ये कैसे बना होगा? तो ये बनने के लिए दो स्फेरिकल सरफेस आपस में कोइंसाइड किए, तो पहला वाला का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया r1 और दूसरा का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया r2। मान लेते हैं जब दो थीन लेंस आपस में कांटेक्ट में रहेंगे तो इनके वजह से जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा उसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या आता है? 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2। अगर दो से अधिक लेंस है तो अप टू डॉट 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 1/f का बेस में n। 1/f हम पावर की जगह पर यूज करेंगे, 1/f1 p1 की जगह, 1/f2 p2 की जगह, अप टू डॉट 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 pn। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तब तक इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई का बेस c से। तो जैसा कि हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़े कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, व्हाइल व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो क्रिटिकल एंगल में हम लोग जो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वो ध्यान रहे कि डेंसर टू रेयर पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि हम लोग डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट को ट्रैवल करते हैं, तो ये लाइट यहाँ पर स्ट्राइक किया और ये हो गया इसका नॉर्मल। तो क्या होगा कि ये सीधा ना जा करके ये लाइट जो है वो बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये लाइट बेंड हो गया। यहाँ पर एंगल कुछ बन रहा है, ये हमारा मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल है और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब हम इस एंगल को थोड़ा ट्विस्ट किया, मतलब रोटेट कर रहे हैं। अब ये एंगल देखिए, तो ये जो बेंड हो रहा था रिफ्रैक्टेड एंगल ये थोड़ा और बेंड हुआ। ठीक है, हम इसको इतना बेंड किए कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल था वो वाटर सरफेस से एकदम सीधा जा रहा है, मतलब कि परपेंडिकुलर से, मतलब नॉर्मल से ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा और उस समय जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। क्लियर है? अब हम लोग जानेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये इसी से रिलेटेड है। मान लेते हैं कि हम लोग एक सरफेस बना लिए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग फिर से डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, ये लाइट गया, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मान लेते हैं कि यही लाइट थोड़ा सा और दूसरे पॉइंट पर पड़ा, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लाइट हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से ये सीधा चला जा रहा, मतलब ये क्या हो गया? 90 डिग्री। हम इस लाइट को फिर से यहाँ स्ट्राइक किए। एक ऐसा टाइम आएगा कि लाइट सीधा ना जा करके लाइट अंदर की ही तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इस तरह के फेनोमेना को हम कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन शॉर्ट, जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा था इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम इस एंगल को थोड़ा ट्विस्ट किए तो ये रिफ्रैक्टेड वाला जो एंगल था वो थोड़ा और सरफेस की तरफ बेंड किया। हम इसको और बेंड किए तो ये लाइट जो था वो सीधा वाटर सरफेस से जा रहा था। इट मीन्स यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया और इंसिडेंट एंगल को हम कहेंगे वहां पर क्रिटिकल एंगल। जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था कि ये लाइट गया और ये रिफ्लेक्ट किया, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर एंगल जो है थोड़ा और बेंड किए, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर इसको बेंड किए, यहाँ पर क्या था हमारा? क्रिटिकल एंगल। इस पॉइंट पर हमारा एंगल क्या था? क्रिटिकल एंगल। फिर हम इसको और थोड़ा ट्विस्ट किए तो ये सीधा ना जा करके लाइट डेंसर मीडियम में ही वापस आ गया और इस फेनोमेनन को कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तब तक इसको नोट डाउन करते हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग डेरिवेशन को कवर अप करेंगे।